प्राच्यादिशु, पूर्व दिशा के अधिपति। तो 12 भाव जो है, उस 12 भाव में यहाँ पर कोणों की बात नहीं की गई है, इसका ध्यान रखेंगे कि किसी कोने की बात नहीं की गई है। तो यदि कोने की बात जब नहीं की जा रही है तो पूर्व दिशा कहां से कहां तक होगा? यदि आपसे कोई पूछे कि पूर्व दिशा का जो मान है वो आप कैसे निकालेंगे, तो ईशान कोण से प्रारंभ करके अग्नि कोण तक का जो एरिया है वह पूर्व दिशा ही कहलाएगा। तो जन्माक्षर का जो 12वां भाग है, 12वां भाव, दूसरा भाव और लग्न भाव, ये तीनों भाव जो है क्रमशः ईशान कोण और लग्न जो हो गया पूर्व, और दूसरा भाव जो होगा वो अग्नि कोण, तो इन तीनों को मिला करके पूरब दिशा बनेगी। ठीक उसी प्रकार से दक्षिण दिशा की बात केवल 10वें भाव को न समझ करके 9वां, 10वां और 11वां भाव जो होगा वह दक्षिण दिशा होगा, और पश्चिम दिशा केवल 7वां न होकर के 6ठा, 7वां और 8वां होगा। लेकिन जब केवल एक स्थान विशेष की बात की जाएगी पश्चिम दिशा में, तब हम 7वें भाव को समझेंगे। उसी प्रकार से उत्तर दिशा जो है केवल 4था भाव नहीं होता है, 3रा और 5वां भी उत्तर दिशा को संपादित किए जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। जो कल ग्रहों के दिग्बल बतलाए थे, अब बाराह मिहिर आचार्य के द्वारा दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक को ध्यान से देखने पर इसमें ग्रहों के काल बल की बात हो रही है। काल का अर्थ क्या होता है? समय। यह ज्योतिष शास्त्र जो है सूर्यादि ग्रहाणाम काल विधायकम शास्त्रम ज्योतिष शास्त्रम, यह वास्तव में काल विधायक शास्त्र ही है। केवल और केवल इससे काल का बोध होता है। वह काल कैसा होगा मैंने कल आप लोगों को बतलाया भी था। 9 प्रकार के काल मान ज्योतिष शास्त्र में बतलाए गए हैं। साधारणतया तो 2 प्रकार के काल होते हैं। कौन कौन से काल होते हैं? तो स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्मत्वात्, स्थूल और सूक्ष्म 2 प्रकार के काल हैं। तो इन 2 प्रकार के काल में स्थूल और सूक्ष्म, मूर्त और अमूर्त, इनका भेद है। एक को मूर्त कहते हैं, स्थूल को मूर्त कहते हैं, और सूक्ष्म को अमूर्त कहते हैं। तो सूक्ष्म और स्थूल जो है, तो स्थूल की गणना हम आपस में करते हैं, या वर्ष हो गया, या आज शनिवार हो गया, मंगलवार हो गया, या हम अपनी सुविधा के लिए हमने यह काल गणना बना रखी है। लेकिन जो सूक्ष्म है वह सेकेंड, हम सबसे लास्ट इकाई यदि सेकेंड को जानते हैं तो सेकेंड के अंतर्गत भी 60 प्रति सेकेंड होते हैं। उस 60 प्रति सेकेंड के अंतर्गत भी एक एक सेकेंड के अंतर्गत प्रत्येक सेकेंड के भी चरण होते हैं। तो यह काल गणना का विस्तार ही ज्योतिष शास्त्र करता है। उसी बात को अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ग्रहों के काल, कौन काल में, कौन से समय में कौन सा ग्रह बलवान होगा और वह फल कैसा प्रदान करेगा, उसी बात को इस श्लोक के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। श्लोक को देखेंगे। अहनिशितार्क सुरेज्या द्युनि संज्ञो नक्तमिन्दु कुज सौराः स्वदिनादि स्वशुभ शुभाः बहुलोत्तर पक्षयोर्बलिनः। करें अहनि, अह नाम दिवस। ज्योतिष शास्त्र में एक शब्द का उपयोग होता है अहर गण। अहनाम गण इति अहर गण। दिनों के गणों का समूह जो होगा वही अहरगण कहलाता है। तो अह जो शब्द है, तो अह नाम दिवस, दिन। तो अहनी, अहनी माने दिन में, दिन के समय में कौन होता है बलवान? तो अहनी शीतार्क, अहनी अर्थात दिवसे, शीत अर्क सुरेज्याः, सुरेज्या अर्थात सूर्य, देवताओं का गुरु बृहस्पति। तो शीत, अर्क और सुरेज्या मने बृहस्पति, अर्क मने सूर्य और शीत मने शुक्र। तो शुक्र, सूर्य और बृहस्पति अहानि कदा बलिना भवन्ति ते, अहनि अर्थात दिवा काले, दिवसे बलिनः भवन्ति, ये दिन में बलवान होते हैं। कौन कौन से? तो शीत मने शुक्र, अर्क मने सूर्य और सूर्य मने बृहस्पति। अब प्रत्यक्ष रूप से भी जब आप देखेंगे तो सूर्य जो है रात को तो दिखाई नहीं देता है,
तो बलवान कब होता है? दिन में ही होता है। सूर्योदय के बाद उसका दिन चढ़ना शुरू होता है, दोपहर तक चढ़ता है, फिर धीरे धीरे समय उतरता जाता है। लेकिन दिन में ही सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं, इसीलिए सूर्य बलवान है। भोर का तारा एक ग्रह को कहा जाता है, वह है शुक्र। क्यों भोर का तारा कहा जाता है? क्योंकि प्रातः काल में उसका भी दर्शन होता है, वह भी अपने अस्तित्व में तो आता है, लेकिन सूर्य के किरणों के कारण वो दब जाता है, इसीलिए उसको भोर का तारा। प्रातः काल में जब आप देखेंगे आकाश मंडल में तो शुक्र का दर्शन होता है, और बृहस्पति का भी यही स्वरूप है, पीले कलर का ग्रह दिखाई देता है। तो ये तीनों जो हैं ये दिन के समय में बलवान होते हैं। फिर कह रहे हैं द्युनिसम। द्युनिसम, द्युनिसम माने दोनों निशाओं में, दोनों निशाओं में माने दोनों संध्याओं में, अथवा दोनों निशाओं में माने दिन में भी और रात्रि में भी। द्यु कहते हैं दिन को और निश कहते हैं रात्रि को। तो द्यु में भी और निश में भी माने रात्रि निशा में भी और दिन में भी कौन बलवान होता है? तो ज्यो। ज्यो माने बुध। अब इसको बुध को आप समझते चलेंगे। यहाँ पर पिछले श्लोकों में इन्होंने कहा था कि इस ग्रह का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने कहा था कि संयुतः सौम्य। एक श्लोक पढ़ाया था मैंने आप लोगों को कि प्राच्यादिशा रविशित कुजरा हुतमेन्दु सौम्य वाक्पतयः क्षीणेन्द्वर्क यमाराः पापस्तैः संयुतः सौम्य। जब ग्रहों के शुभाशुभत्व की बात हो रही थी तो इन्होंने कहा क्षीणेन्द्वर्क यमाराः। क्षीण इंदु, अर्क, यमः, आर अर्थात मंगल और यम अर्थात शनि, ये ग्रह पाप हैं। और बाकी संयुतः सौम्य, बुध जिसके साथ युत हो जाए वही बन जाता है, माने इसका अपना कोई स्वभाव नहीं है। तो इसीलिए जब उसका खुद का अपना स्वभाव नहीं है तो यहाँ पर भी आचार्य ने कहा कि यो द्युनिसम यो, वह दोनों समय में, दिन और रात दोनों में क्या होता है? बलवान होता है। नक्तम इंदु कुज सौरा। नक्त कहते हैं रात्रि को, तो नक्तम अर्थात रात्रौ। नक्त वैसे अंधेरे के लिए भी उपयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र का एक विभाग है जिसको ताजिक विभाग भी कहते हैं। वर्ष प्रवेश के अंतर्गत उसमें वर्ष प्रवेश की कुंडली बनती है, वार्षिक कुंडली बना करके फल कथन की विधि उसमें कही गई है। तो उसमें जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया तो मुगलों ने बहुत सारे हमारे शास्त्रों को क्या किया? छिन्न भिन्न कर दिया। पहले तो नुकसान पहुंचा दिया, फिर उसमें भी एक दो अच्छे शासक हुए, जैसे दारा सिकोह नाम का एक शासक हुआ। तो उस दारा सिकोह ने कहा कि भाई जो हिंदुओं के ग्रंथ हैं, सनातनियों के ग्रंथ हैं, तो इनको हमने नुकसान तो पहुंचा दिया, लेकिन वास्तव में उसमें बहुत सारी चीजें काम की थी, तो हमें उनको लिखना चाहिए। तो उसने फिर से एकत्रित करके लिखने की प्रक्रिया की। तो जब आप एक ग्रंथ है नीलकंठाचार्य के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है नीलकंठी, तो उस नीलकंठी को उसने क्या किया? दारा सिकोह ने ट्रांसलेट करवाया। तो उस समय के सबसे बड़े बड़े पंडितों को बुला करके जब ट्रांसलेट करवाया तो पंडितों ने ट्रांसलेट तो किया, लेकिन चूंकि फारसी और उर्दू के शासक थे तो उन शासकों को ध्यान में रखते हुए उसने ग्रंथ का नाम रख दिया ताजिक नीलकंठी। ताजिक शब्द अरेबिक शब्द है, उर्दू शब्द है। इसका उर्दू में अथवा फारसी में अर्थ होता है गणित। ताजिक का अर्थ होता है गणित। तो गणित से संबंधित व वर्ष प्रवेश से संबंधित ग्रंथ है, इसलिए उसका नाम है ताजिक नीलकंठी। ताजिक नीलकंठी में बहुत सारे योग इस प्रकार के बतलाए, तो उस योगों का नाम जब आप पढ़ेंगे, आज भी वह ग्रंथ पीडीएफ में भी उपलब्ध है और आपको किताबों में मिल जाएगी दुकानों में। और ये ग्रंथ भारतवर्ष के समस्त विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता है। उसमें ऐसे ऐसे योग हैं, तो उन योगों का नाम जो है खल्लास योग, तंबुर योग, इत्थसाल योग और नक्त योग इत्यादि अलग प्रकार के नाम है। तो नक्त का मतलब अंधकार से भी होता है, और जहां पर भी अंधकार अथवा रात्रि के लिए यह नक्त शब्द उपयोग किया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे नक्तम इंदु कुज सौरा। हाँ, इंदु, इंदु अर्थात चंद्रमा, कुज अर्थात भौम मंगल, और सौर अर्थात शनि। तो चंद्रमा, मंगल और शनि, चंद्रमा, मंगल और शनि,
ये कब है? तो नक्तम माने रात्रि के समय में ये बलवान होते हैं। माने रात्रि के समय में ये क्या होते हैं? बलवान होते हैं। स्वदिनादि स्व शुभ शुभा, स्वदिनादि, स्वदिनादि माने अपने अपने दिनों में, स्वदिनादि स्व शुभ शुभाहा, स्वदिनादिषु अशुभ शुभाहा। तो अपने अपने दिनों में, अपने अपने दिनादि का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? दिन, मास और वर्ष। तो अब बताइए कि दिन का तो मालिक आपको पता चल जाएगा कि भाई इस दिन का मालिक जो है, शनिवार के दिन का मालिक शनि है, बुधवार के दिन का मालिक बुध है, रविवार के मालिक जो है वो सूर्य है, ये तो पता चल जाएगा। लेकिन कौन से महीने का अधिपति कौन है वो कैसे मालूम होगा? तो मास अधिपति अलग होते हैं। 12 महीने हमारे यहाँ बतलाए गए हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपदा, आश्विन इत्यादि। तो ये एक वैज्ञानिक तथ्यों के साथ 12 महीने हैं। जब भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जो आज हम जनवरी फरवरी मनाते हैं या क्रिश्चियनों का और पाश्चात्य देशों का है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो ये पहले जुलाई अगस्त तक ही इनकी गणना चलती थी। इनका इतिहास जब आप उठा के देखेंगे कैलेंडर का, तो इनका अक्टूबर के समय में लास्ट जाते जाते वर्ष पूरा हो जाता था। लेकिन 12 महीने कंप्लीट नहीं होंगे तब तक वर्ष की परिक्रमा और सारी चीजें सही नहीं बैठ रही थी। तो इन्होंने बाद में 1 महीना नवंबर जोड़ दिया, फिर बाद में दिसंबर जोड़ दिया, तो जाकर के 12 तक पहुंचे। और हमारे यहाँ ऋग्वेद जो दुनिया का सर्वप्रथम ग्रंथ है, उस प्रथम ग्रंथ में भी 12 राशियों का, भव चक्र का, आकाश मंडल का और 12 महीने का नाम वर्णन है। उसमें चैत्र वैशाख तो नहीं है, लेकिन मधु, माधव इत्यादि नामों से 12 महीने को उसमें पुकारा गया है। तो कहने का अर्थ है कि वैज्ञानिक परंपरा के साथ यहाँ पर इन महीनों का और वर्ष का अधिपति भी हमारे यहाँ बनाया गया है। तो ज्योतिष शास्त्र में जिस प्रकार दिनों के स्वामी आपको पता है, ऐसे ही मास के भी स्वामी होते हैं और वर्ष के भी स्वामी होते हैं। तो वर्षेश होते हैं। जब आपके पास यदि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपके पास यदि पंचांग होगा तो पंचांग के पहले ही पेज पर इस वर्ष के वर्षेश ये हैं, धान्येश ये हैं, मंत्री ये हैं, सभी ग्रहों को बांटा जाता है मंत्रिमंडल। तो उसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको सारी चीजें पता चलेगी। और जब इस शास्त्र को और गूढ़ रहस्य के साथ आप पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे सिद्धांत के ग्रंथ है, सूर्य सिद्धांत इत्यादि, तो उसमें मासपति और वर्षपति निकालने की भी व्यवस्था बतलाई गई है कि वर्षपति किस प्रकार से निकलता है और मासपति किस प्रकार से निकलता है। उसके लिए आपको अहरगण साधन इत्यादि की प्रक्रिया में जाना होता है, जो अभी आप प्रारंभिक बिंदुओं को पढ़ रहे हैं तो उसमें समझ में तो नहीं आएगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि सभी ग्रह अपने अपने दिनों में और अपने अपने महीने, जिस महीने का जो अधिपति है उस महीने में, और अपने अपने वर्ष में, जिस वर्ष का वो वर्षेश है उसमें बलवान होते हैं। फिर कह रहे हैं बहुलोत्तर पक्षयोर बलिना। पक्ष कहते हैं पंख को। जिस प्रकार से एक चिड़िया के 2 पंख होते हैं, उसी प्रकार से हमारे यहाँ एक महीने में 2 पंख होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो क्या होता है कि कह रहे हैं कि जो शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रह होते हैं वो बलवान होते हैं, और कृष्ण पक्ष में जो पाप ग्रह होते हैं पक्षयोर बलिना। पाप ग्रह कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रह बलवान होते हैं। तो अब ये पाप ग्रह और शुभ ग्रह की गणना कैसे आप कर पाएंगे? कैसे पता चलेगा कौन सा ग्रह शुभ ग्रह है, कौन सा ग्रह पाप ग्रह है? तो उसमें आपको पहले जो श्लोक मैंने पढ़ा दिया था उसका केवल आधा लाइन आपको याद रखना है। क्षीणेन्द्वर्ग यमारा पापास्तैहि संयुतः सौम्यः संयुतः संयुतः सौम्यः, इस प्रकार से उसको याद कर लेंगे तो आपको वो चीजें पता चल जाएंगी। अब 9 नंबर का श्लोक हो गया आपका। इस 9 नंबर में ग्रहों के क्या बतलाए थे? काल बल बतलाए, मैंने समय का बल बतलाया। नैसर्गिक बातें बतला रहे हैं अगले 10वें श्लोक में।
नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है? जो उसके स्वभाव में है, जो यहाँ पर आकर के नहीं बना हो, वह स्वभाव में हो। जैसे स्वभाव में बहुत सारी चीजें होती हैं जो पहले से उसको विद्यमान है, भले आप उसको आईएएस की कुर्सी पर बैठा दे, लेकिन वह अपनी जो नैसर्गिक गुण है, नैसर्गिक गुण धर्म है, वो उसको कभी भी नहीं छोड़ता है। केवल टीका फना लगा करके, कल वर्ण व्यवस्था की बातें मैंने बहुत डिटेल में बतलाई थी कि केवल टीका फना लगा करके और किसी शूद्र को, किसी उसको आप व्यासपीठ पर बैठा देंगे तो वो पंडित जी नहीं हो जाएगा। वह उसके अंदर के जो गुण है, जो धर्म है, वो उसके शरीर में, उसके स्वभाव में, उसकी आकृति में, उसके हाव भाव में, बोलचाल में चीजें रहेंगी, वो कहीं से भी परिवर्तित नहीं हो सकती है। तो ग्रहों के भी नैसर्गिक बल को जान लेना है आपको कि एक्चुअल में जो ग्रह है इनका नैसर्गिक बल क्या है। भले वो शुभ ग्रह हो गया हो अथवा उच्च घर में चला गया हो अथवा राजयोग दे रहा हो, लेकिन वास्तव में वो दुष्ट है या क्या है। भले भाई कुछ समय के लिए कोई मंत्री बन जाए, भले उतने देर के लिए अपने को मंत्री जी की जय करना पड़े, लेकिन उसका बैकग्राउंड तो हमको पता होना चाहिए कि आदमी है कैसा एक्चुअल में। तो इसीलिए यहाँ पर ये बैकग्राउंड बता रहे हैं ग्रहों के नैसर्गिक बल की। उसको देखिए, मंदार सौम्य वाक्पति शीत चंद्र का यथोत्तरम बलिनः नैसर्गिक बल में बल साम्य अस्मात् बलाधिकता। फिर से एक बार देख लीजिए, मंदार सौम्य वाक्पति शीत चंद्र का यथोत्तरम बलिनः नैसर्गिक बल में बल साम्य अस्मात् बलाधिकता। कह रहे हैं कि इसमें नैसर्गिक बल जो होता है ग्रहों का, उसकी बात कर रहे हैं कि मंद, मंद किसको कहे हैं? पहले दिन बतलाए थे, शनि को मंद कहा गया। मंद का अर्थ क्या होता है? धीरे। एक कालिदास जी मेघदूतम में श्लोक लिखते हैं, मंदम मंदम नोदति पवनम, माने धीरे धीरे जो है, मंदम मंदम नुदति पवनम, पवन जो है धीरे धीरे चल रही है। तो मंद नाम धीरे, तो यहाँ पर भी मंद शब्द है, धीरे। तो धीरे से किस ग्रह को लेना है? तो जितने भी ग्रह हैं, अब उसके स्वभाव पर, ग्रहों के स्वभाव पर जब हम जाएंगे तो जिस पूरे कांति वृत्त को जोडिक कहा गया है, राशि चक्र को, तो उस पूरे जोडिक को सूर्य जो है 365 दिन में पूरा कर लेता है, एक साल में। चंद्रमा जो है और कम समय में पूरा कर लेता है। मंगल उसी को जो है लगभग एक राशि को ही पूरा करने में 13 महीने लगा देता है। और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो बृहस्पति इत्यादि हैं, वो एक साल तक लगा देते हैं एक राशि को पूरा करने में। मासम शुक्र बुधादित्य, एक महीना एक राशि को भोगने में शुक्र बुध और सूर्य लगाते हैं। चंद्रमा केवल 2.25 दिन में एक राशि घूम लेता है। इस प्रकार से सारे तो घूम लेते हैं, लेकिन शनि महाराज जो अकेले हैं, तो अकेले शनि महाराज एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं और पूरे जोडिक को घूमने में 30 साल का समय लेते हैं। भाई एक राशि में 2.5 साल लेंगे तो 12 राशियां हैं, तो 2.5 से गुणा करेंगे तो 30 साल होगा। तो एक जोडिक चक्र को, राशि चक्र को घूमने में शनि महाराज का जो समय लगता है वो 30 साल का है। इसीलिए बोल दिया कि भैया मंदम, मंदम माने ये धीमा है। और शनैश्चर, शनै ही चरती शनैश्चर, जो शनै एकदम धीमे चलने वाला है उसका नाम है शनि। तो यहाँ पर भी बारह मिहिर आचार्य ने कुछ गलत नहीं कहा, इन्होंने कहा मंद माने शनि, फिर कहे आर, मंद के बाद आर, आर नाम भौमः, मंगल, मंगल का एक नाम है आर। फिर कह रहे हैं सौम्य, सौम्य का मतलब क्या बतलाए थे? संयुत सौम्य। उस श्लोक की मैं बार बार क्षीणेन द्वर्क यमारा बार बार पढ़ा रहा हूं उसको। तो सौम्य नाम बुद्ध, सौम्य कहते हैं बुद्ध को। वाक्पति ही, वाक्पति ही अर्थात वाचस्पति, वाचस्पति का मतलब क्या है? विद्वान, वाणी का अधिपति कौन? तो बृहस्पति। फिर कह रहे हैं शीत, शीत का अर्थ है सफेद, सफेद कौन सा ग्रह है? तो शुक्र। फिर कह रहे चंद्र, चंद्र और अर्का, अर्का मने, अर्क मने सूर्य। तो चंद्र और सूर्य। अब देखिए यथोत्तरम बलिनः,
यथा उत्तरम बलिनः, उत्तरोत्तर बली होते हैं। उत्तरोत्तर बली का मतलब क्या हो गया कि श्रेणी व्यवहार जो हम गणित में पढ़ते हैं, सबसे नीचे जो है शनि, शनि से थोड़ा सा बलवान, शनि से बलवान होगा आर मने मंगल, मंगल से होगा सौम्य मने बुध, बुध से बलवान बृहस्पति वाकपति, बृहस्पति से बलवान होगा शीत मने शुक्र, शुक्र से भी बलवान होगा चंद्र, और चंद्र से भी बलवान होगा अर्क मने सूर्य। ये यथोत्तर बलिन है। तो अब सबसे कमजोर कौन हो गया? शनि। और सबसे मजबूत कौन हो गया? सूर्य। अब यहाँ पर ये आपको विचार नहीं करना है कि ये किसकी कुंडली की बात हो रही है, किसी की कुंडली की बात नहीं हो रही है, ये जनरल बात हो रही है, सामान्य बात है कि यदि मान लो सूर्य भी बलवान हो और शनि, शनि भी बलवान हो, फिर आप कहो कि देखो भैया आपका शनि बलवान है, शनि अपना फल देगा, बिल्कुल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि शनि से कई गुना बलवान कौन होता है? सूर्य होता है। और मंगल यदि बलवान है और शनि भी बलवान है, तो उन दोनों में कौन बलवान माना जाएगा? तो मंगल माना जाएगा, क्योंकि शनि जो है सबसे नीचे है। और मंगल से भी बुध बलवान माना जाएगा, बुध से भी बृहस्पति, बृहस्पति से भी शुक्र, शुक्र से भी बलवान चंद्रमा, और चंद्रमा से भी बलवान सूर्य को माना जाएगा। फिर कह रहे कि नैसर्गिक बल में तत् एतत् नैसर्गिक बलम, एतत् किम एतत् नैसर्गिक बलम। कह रहे हैं कि बल साम्य अस्मात् बलाधिकता। कह रहे हैं कि ये जो बात मैं अभी आपको बतला दिया कि यदि दो ग्रहों के बल में समानता हो जाए, हमें निर्णय न पहुंच पाए कि भैया कैसे करें, कौन ग्रह बलवान है, कौन फल देगा, कौन सा नहीं फल देगा, तो उसको समझने के लिए इस नैसर्गिक बल को ही क्या करना पड़ेगा? अस्मात् बलाधिकता, यहीं से हमें करना पड़ेगा। क्योंकि आगे चल के जब आप पढ़ेंगे इस ग्रंथ को, तो उसमें अष्टक वर्ग इत्यादि बतलाया गया है कि इतना शून्य अथवा इतना रेखा पाने वाला ग्रह बलवान होता है अष्टक वर्ग में। अब कह रहे मान लो अष्टक वर्ग में दोनों को सेम मिल गया, तब क्या करोगे? तो कह रहे नैसर्गिक बलम एतत् एतत् नैसर्गिक बल बलम बल साम्य अस्मात् बलाधिकता। यहीं पर नैसर्गिक बल का निर्णय जो होगा वह सर्वमान्य होगा। वो क्रिकेट खेलने नहीं जाते हैं तो उसमें एंट्री फीस और टूर्नामेंट में कराते हैं, तो वो वहां से लेटर वेटर बनाते हैं, तो नीचे लिखते हैं कि अंपायर का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा, उसमें आपकी कोई दलील, आपकी कोई बातें नहीं सुनी जाएंगी। बस तो यहाँ पर भी बारह मिहिर आचार्य ने कह दिया कि भैया ऐसा करो, अब जो आगे तुम पढ़ोगे, चाहे जीवन में जो कुछ भी ज्योतिष से संबंधित समझोगे, पहले इसको समझ लो कि ये अंतिम निर्णय है। ग्रहों का नैसर्गिक बल जो होगा वो क्या होगा? ये अंतिम निर्णय है कि इनका ही कहा हुआ सर्वमान्य होगा। नैसर्गिक बल की बातें जो है वो सर्वमान्य होंगी। अगले श्लोक को देखेंगे। कह रहे हैं मित्र क्षेत्रे सोचे स्वहोरायाम स्वभवन त्रिकोणे च स्वदेशकाले स्वांशे स्वदिने च बलान्विता सर्वे सर्वे बलान्विताः च स्वदिने स्वअंशे स्वदेशकाले। श्लोक को उल्टा करके पढ़ेंगे यदि, तो ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सर्वे बलान्विताः च कदा? तो स्वदिने स्वअंशे स्वदेशकाले स्वभवन त्रिकोणे स्वहोरायाम स्वोच्चे मित्र क्षेत्रे। मने सर्वे बलान्विताः। अब देखिए सर्वे बलान्विताः को उठा लेंगे और एक एक के साथ जोड़ेंगे, तो सर्वे बलान्विताः मित्र क्षेत्रे, सर्वे बलान्विताः स्वोच्चे, सर्वे बलान्विताः स्वहोरायाम, सर्वे बलान्विताः स्वभवन त्रिकोणे, सर्वे बलान्विताः स्वदेशकाले, सर्वे बलान्विताः स्वअंशे, सर्वे बलान्विताः स्वदिने। माने ये सब इन समय में बलवान होते हैं सर्वे। इसमें बुध बृहस्पति शनि शुक्र राहु अलग किसी को नहीं समझना है। कह रहे हैं कि सर्वे सबको समझना है, सभी बलवान होते हैं। किस प्रकार से बलवान होते हैं? तो मित्र क्षेत्रे, अपने मित्र के घर में, अपने मित्र क्षेत्र का मतलब घर, लेकिन यहाँ पर घर का मतलब क्षेत्र का मतलब वैसे तो खेत होता है, एरिया होता है,
लेकिन यहाँ पर हमको राशि समझनी है। क्षेत्र का अर्थ क्या समझना है? राशि। क्योंकि मित्र का घर की मतलब की बात यहाँ पर किसी आपके मित्र के बंगलों की बात नहीं हो रही है कि फलाने के फार्म हाउस में जाकर के और ग्रह बलवान होता है। ग्रह क्यों जाएगा किसी के फार्म हाउस में बलवान होने के लिए? आप जाते हैं, आपका मित्र है, आपके मित्र का फार्म हाउस है, आप जाइए बलवान होइए। यहाँ पर ग्रह जो है मित्र क्षेत्र, मित्र की राशि में जाता है, वह मित्र की राशि में जाकर के क्या होगा? बलवान होगा। स्व उच्च और अपने उच्च राशि में, तो अपने उच्च में कैसे पता चलेगा? तो वहां पर अजब मृख मृगांगन कुलीरा, वहां पर श्लोक पढ़ा दिए हैं पहले ही, 10 सीखी मनोयुक्त इंद्रियांसाना इत्यादि पढ़ा दिया था। तो वहां से आप उच्च समझ लेंगे और क्षेत्र समझ लेंगे ग्रहों के, जो राशियों के स्वामी तो बतलाए थे वहां से। स्व होरायाम, होरा भी आपको पढ़ा दी गई है। फिर कह रहे हैं स्वभवन त्रिकोणे, स्वभवन मने स्वभवन, भवन किसको कहते हैं? घर को, गृह को, अथवा गेह को, अथवा वास्तु को भवन कहा गया। तो अपने भवन में, अपने भवन में मने मंगल का अपना भवन कौन सा होगा? तो मेष और वृश्चिक। बुध का अपना भवन कौन सा होगा? तो मिथुन और तुला। सूर्य का अपना भवन होगा सिंह। इसी प्रकार से अपनी अपनी राशियों को अपना अपना भवन कह रहे हैं, अपना अपना भवन समझना चाहिए। और त्रिकोण, त्रिकोण राशि भी इन्होंने आपको पहले ही उच्च नीच की जहां पर बात बताई थी वहां पर त्रिकोण राशियां बतला दी हैं। मेषे रवि, वृषे चंद्र, मकरे च मई सुतः, कन्यायाम रोहिणी पुत्रो गुरु, कर्कोजसे भृगु, शनि तुलायाम उच्चस्थो। ये उच्च राशियां बतलाई हैं ग्रहों की। और सिंहो वृखश्च मेघश्च, कन्या धनवी घटो घटः, ये सब क्या है? मूल त्रिकोण राशियां हैं। तो उन मूल त्रिकोण राशियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। स्व भवन त्रिकोणे च। फिर कह रहे हैं स्व द्रेश काढ़े, अपने अपने द्रेश काढ़ में। तो अपना द्रेश काढ़ कैसे पता चलेगा आपको? तो एक राशि के 3 अंश बतलाए थे, 3 भाग बतलाए थे, 10-10 अंश के 3 नवमांश, 3 दृष्काण बताए थे। तो उन दृष्काणों की बात हो रही है, उसमें ग्रह अपने दृष्काण में बैठे। फिर कह रहे हैं स्व अंशे, यहाँ पर अंशे की बात है, केवल नवमांश समझना है। तो नवमांश में वह ग्रह कहाँ बैठा हो, यदि अपने नवमांश में बैठा हो तब की बात हो रही है। फिर कह रहे स्व दिने च, और अपने दिन में, अपने दिन में मने आज यदि शनिवार है तो शनिवार में शनि जो है बलवान होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि रात को बलवान नहीं होगा। एक सूर्योदय से, आज शनिवार के सूर्योदय से जब तक रविवार का सूर्योदय नहीं होगा तब तक शनिवार ही है। आपको ये नहीं समझना है कि रात को 12 बजे शनिवार खत्म हो गया और सूर्यास्त हो गया तो शनिवार खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है उदयाद उदयम भानो सावनम तत्प्रकीर्तितम, सावन में दिनों की संख्या गिनी जाती है। तो दिन जो होता है हमारे यहाँ, यदि सोमवार है तो सोमवार कब से है? तो आज का सूर्योदय हुआ और अगला 24 घंटे बाद जो सूर्योदय होगा तब तक का समय जो है वह सोमवार ही कहलाएगा। रात को 12 बजे कुछ चेंज नहीं होता है, कुछ परिवर्तन नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र में पहले ही दिन आपको बतलाया था कि प्रत्यक्ष शास्त्र है। यदि आज अष्टमी है तो हम अष्टमी आपको प्रत्यक्ष सिद्ध करके दिखाएंगे। आज सोमवार है तो सोमवार भी प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होगा। लेकिन आज 24 सितंबर है, 2020 है। इस 24 सितंबर 2020 को आप कहीं से भी साबित नहीं कर पाएंगे। जो हमारे यहाँ समय निकाला जाता है, इष्ट घटी निकाली जाती है, उस इष्ट घटी को भी हम सिद्ध कर देंगे। सूर्य को दिखा करके, सूर्य की छाया माप करके बता देंगे। लेकिन दोपहर को 12 बज रहा है, उस 12 बजने का कोई प्रमाण आप नहीं दे सकते। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में जो भी अयन, ऋतु, पक्ष, मास, सप्ताह इत्यादि जो काल गणनाएं बनी है वह सब कुछ प्रत्यक्ष हैं और प्रामाणिक हैं। बिना जानकारी के, बिना ज्ञान के शास्त्र के ऊपर प्रश्न करना अथवा शास्त्र को नहीं जानना, ये सब हमारी मूर्खता हो सकती है। लेकिन शास्त्र कहीं से भी कोई गलत नहीं है। तो ग्रहों के स्थान बल की बात यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से आचार्य ने किया है
एक बार फिर से देख लीजिए। मित्र क्षेत्रे, मित्र के क्षेत्र में, मित्र की राशि में, स्व उच्चे, अपने उच्च राशि में, स्व होरायाम, अपनी होरा में, और स्व भवन त्रिकोणे, अपने भवन में अथवा अपने मूल त्रिकोण राशि में, स्व दृष्काणे, अपने दृष्काण में अथवा अपने नवमांश में, स्वांशे का मतलब है नवमांश में, स्वदिने मने अपने दिन में, च बलान्विता सर्वे, सभी क्या होते हैं, बलवान होते हैं। 9 नंबर से आज हमने आपको पढ़ाया, उन श्लोकों को एक बार पहले से आप लोग इस अध्याय को पहले श्लोक से आज एक बार पारायण कीजिए। और कल जो है अष्टमी है, तो अष्टमी में मैं चाहूंगा